ब्रिटिश राइटर वी.एस. नायपॉल अपनी किताब इंडिया द लैंड ऑफ मिलियन म्यूटिनीज के जरिए बताते हैं कि साल 1857 के आते आते भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अनेकों क्रांतियों ने जन्म लिया था। इस बात से ये तो साफ हो जाता है कि भारत की जमीन पर क्रांतियों का इतिहास पुराना रहा है, चाहे वो भारत की आजादी के लिए लड़ा गया नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल हो या आजाद भारत में सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ किए गए आंदोलन। पर एक जरूरी बात ये कि क्या ये सभी आंदोलन या संघर्ष सिर्फ पुरुष समाज तक सीमित रहे या औरतें भी इसमें अपनी कोई भागीदारी दर्ज कराती आई है? इस बात पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो बताते हैं कि औरतों ने हर मोर्चे पर बढ़ चढ़कर आंदोलनों में हिस्सा लिया है। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर सरोजनी नायडू तक ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन क्या ये कह देना काफी होगा कि भारत में या समाज में बराबरी से औरतें अपनी बात को रखने या आंदोलन करने का हक समाज से लेती आई हैं, वो भी बिना किसी रोक टोक के? जवाब है नहीं। ऐसा कहना सच नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भारत की आबादी में आधे की हिस्सेदारी रखने वाली महिलाओं को समाज और पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशंस की वजह से समय समय पर मार्जिनलाइज्ड फील नहीं कराना पड़ता। इस बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो समय समय पर समाज को आईना दिखाने का काम करते रहे हैं। इंडिया में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा क्राइम अगेंस्ट विमेन लिस्ट में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। ये सिर्फ भारत का ही हाल नहीं है, बल्कि विश्व भर में भी कुछ ऐसा ही हाल है। यूएन विमेन की 2024-25 की फैक्ट्स एंड फिगर्स रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में लगभग 736 मिलियन औरतें, यानी कि करीब 30% यौन हिंसा का सामना कर चुकी हैं। रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई है कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जैसे अमानवीय प्रथा आज भी एग्जिस्ट करती है और 230 मिलियन से ज्यादा महिलाएं इसे फेस कर रही हैं। ये नंबर पिछले 8 सालों में लगभग 30 मिलियन बढ़ा है। तो समाज के इस सच्चाई से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि क्या महिलाओं को बोलना या विरोध करना नहीं आता? भारत का संविधान बनाते समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के विषय पर एक बात बोली थी कि आई measures the progress of a community by the degree of progress which women have achieved। पर ऐसा कहने के पीछे सिर्फ अंबेडकर की समझ ही काफी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक पूरा इतिहास है जिसके आधार पर कई दूसरे समाज सुधारकों और विचारकों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। यानी भारत और दुनिया के बाकी देशों में महिलाओं के पास विरोध दर्ज कराने के माध्यम उपलब्ध थे या नहीं थे। इस सवाल को समझने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटकर देखना जरूरी है। तो चलिए इतिहास के पन्नों से कुछ रोचक लेकिन बेहद संवेदनशील कहानियों को आपके सामने रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरगांव। ये बात है 19वीं सदी में केरल के त्रावणकोर राज्य की। वहाँ एक कानून हुआ करता था जिसे मुल्लकारम कहा जाता था। मतलब अगर कोई औरत दलित समाज से है और वो दूसरी औरतों की तरह अपने सीने को कपड़ों से ढक कर रखना चाहती है तो ऐसे में उसे टैक्स देना होता था। और टैक्स कितना होगा ये उन औरतों के स्तनों के साइज यानी कि उनके आकार तय करते थे। सोचकर ही सिहरन होती है कि एक ऐसा भी समय था जब समाज जाति के आधार पर लोगों को बांटने के साथ साथ महिलाओं को और उनके शरीर को अपनी मर्जी और फायदे के लिए संपत्ति की तरह देखता था, जिस पर पुरुष समाज अपना अधिकार और कंट्रोल भी समझता था। शायद ये पहली बार था जब महिला के शरीर को ऑब्जेक्टिफाई किया गया होगा, वो भी इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से। खैर, इसी समाज में नांगेली नाम की एक दलित महिला भी रहती थी और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पूरी कहानी का मुख्य जो किरदार है वो है नांगेली, यानी कि एक ऐसी महिला जिसने अपने हक की लड़ाई शुरू करी थी, क्योंकि इनके साहस ने आने वाले कई दशकों तक समाज में इस बात को बताया कि अगर महिलाएं चाहें तो उनका शरीर समाज की ऐसी सोच के लिए किसी हथियार से कम नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस समय नांगेली ने दूसरी महिलाओं से परे सोचते हुए इस प्रथा से लड़ने का विचार किया और फैसला किया कि वो अपने शरीर को ढकेगी भी और टैक्स भी नहीं देगी। फिर क्या था, एक तरफ उसका ऐसा करना हुआ और दूसरी तरफ पुरुष समाज के सीने पर सांप लौट गए। उन्हें ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं हुई कि एक महिला अपनी मनमानी कैसे कर सकती है। समाज के ठेकेदारों ने उसे और उसके परिवार वालों को डराने और धमकाने के साथ साथ बेइज्जत करने की भी खूब कोशिश करी, लेकिन नांगेली का इरादा पक्का था।
उसे लगा कि अगर वो अपना एक कदम पीछे ले लेती है तो इस प्रथा को समाज से हटाने में और कई साल लग जाएंगे। पर इसके बाद जो नांगेली ने किया वो आपको स्तब्ध कर देगा। जब नांगेली को टैक्स भरने के लिए मजबूर किया गया तो नांगेली ने एक थाली में अपने दोनों स्तन काट कर रख दिए और ये कहा कि ले लीजिए, आपको जो चाहिए वो ये रहा। जमीन पर खून फैल गया था, पर नांगेली के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थे। थोड़ी देर बाद उसका शरीर जमीन पर गिर गया। आसपास सन्नाटा पसर चुका था, क्योंकि ये एक ऐसा विरोध था जिसको करने से पहले ना तो किसी तरह का कोई भाषण दिया गया था, ना ही कोई बैनर या प्रचार किया गया था। नांगेली का पति चंद्रन, जो वहीं ये सब खड़ा हुआ देख रहा था, वो बहुत लाचार था। उसने भी खुद को नांगेली की चिता में झोंक दिया और लोग कहते हैं कि ये शायद एक लौता वाकया होगा जहां एक पुरुष ने सती की तरह अपनी पत्नी के लिए जान दे दी थी। कहानी यही नहीं रुकती। नांगेली का ये साहस समाज में एक बदलाव लेकर आया। उस दिन के बाद से त्रावणकोर में मुलक्कारम टैक्स हमेशा के लिए खत्म हो गया था। साल 1859 में अपर क्लोथ प्रोक्लेमेशन एक्ट भी लागू किया गया, यानी कि ये एक ऐतिहासिक जीत थी। लेकिन इस घटना ने समाज के सामने एक सवाल भी छोड़ दिया था कि कैसा समाज है जहां औरतों को अपने शरीर को ढकने के लिए समाज की अनुमति लेने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है और अपना हक पाने के लिए किसी औरत को अपने स्तन तक काट देने पड़ रहे हैं। इतिहास के इस पन्ने से ये भी पता चलता है कि महिलाओं ने उनके महिला होने पर समाज द्वारा लगाई जाने वाली बंदिशों को बरसों पहले चैलेंज करना शुरू भी कर दिया था। ये उस समय का फेमिनिज्म था और इस क्रांति ने बहुत हद तक इस बात को साफ किया कि अ वुमन बॉडी कैन बी हर पोटेंट वेपन। जहां महिलाओं को बायोलॉजिकल बिल्ड की वजह से लेस देन मैन या इंफीरियर मैन कह दिया जाता है, वहीं महिलाओं ने अपने ही शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल कर अपने लिए यह अधिकार पाया। अगर आप देखें तो ये सिर्फ भारत में ही नहीं रहा, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिला। ऐसा ही किस्सा नाइजीरिया का भी है। साल 1929 में नाइजीरिया पर ब्रिटिश हुकूमत का राज हुआ करता था। इग्बो समुदाय की महिलाएं खेत जोता करती थी, छोटा मोटा सामान बेचा करती थी और घर का खर्च उठाने के लिए पूरी जिम्मेदारी निभाती थी। लेकिन तभी हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि अगर औरतें भी काम कर रही हैं तो उन्हें भी टैक्स देना होगा। इसके लिए सरकारी अफसर गांव-गांव जाकर औरतों से उनकी जमीन, संपत्ति और परिवार की जानकारी इकट्ठा करने लगे, ताकि ये तय किया जा सके कि किससे कितना टैक्स वसूलना है। जैसे ही महिलाओं को ये समझ में आया कि अब उनसे भी टैक्स वसूला जाएगा तो उन्होंने खुलकर इसका विरोध करना शुरू किया। जो महिलाएं पहले से ही भेदभाव और गरीबी से जूझ रही थी, उनके लिए टैक्स एक और बोझ था। और डर ये भी था कि अगर टैक्स देना पड़ा तो मर्द औरतों को घर से बाहर काम करने नहीं देंगे, क्योंकि घर की आमदनी से ज्यादा टैक्स देना किसी के बस की बात नहीं होती थी। और यही वजह थी कि सरकार का ये फैसला हजारों महिलाओं के गुस्से की वजह बन गया और उन्होंने तय कर लिया कि अब वो चुप नहीं बैठने वाली हैं। इसीलिए दिसंबर 1929 में इस गुस्से ने एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया, जिसे विमेन वॉर या आबा विमेन राइट्स के नाम से जाना जाता है। ये कोई मामूली विरोध नहीं था, बल्कि करीब 10,000 महिलाएं इसमें शामिल थी। ज्यादातर इग्बो समुदाय की थी, लेकिन आसपास के गांवों की महिलाएं भी उनसे धीरे धीरे करके जुड़ती चली गई। उन्होंने सरकारी दफ्तरों और अफसरों के घरों के बाहर जमा होकर नारे लगाए, लोकगीत गाए और मिलकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ उनके फैसलों के विरोध में प्रदर्शन किया। धीरे धीरे ये विरोध सिर्फ टैक्स के खिलाफ नहीं रहा, बल्कि उस पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया था जो महिलाओं की आवाज को कभी भी अहमियत नहीं देता था। जब हालात हद से बाहर हो गए तो कई बुजुर्ग महिलाओं ने विरोध में अपने कपड़े उतार दिए। ये कोई अश्लीलता नहीं थी, बल्कि इग्बो संस्कृति में ऐसा माना जाता था कि ये एक तरह का श्राप है और इसे देखकर कई अफसर डर के भाग गए। लेकिन कुछ अफसरों ने गुस्से में आकर गोलियां चला दी। इस फायरिंग में करीब 50 महिलाओं की जान गई थी और बहुत सारी महिलाएं घायल हो गई थी। इस हिंसा ने ब्रिटिश हुकूमत का असली चेहरा सबके सामने ला दिया था। ये पहली बार था जब नाइजीरिया में महिलाओं के खिलाफ ब्रिटिश सत्ता की क्रूरता इस तरह से खुलकर सामने आई हो। लेकिन इस आंदोलन ने इतिहास रच दिया था। खुद अंग्रेज अफसरों ने इस पूरे विरोध को विमेन वॉर का नाम दिया और इसके बाद कई नीतियों पर दोबारा चर्चा शुरू हुई। कई जगहों पर वारंट चीफ सिस्टम को हटा दिया गया और महिलाओं की भागीदारी को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करने की कोशिश शुरू हुई। ऐसे ही एक और किस्सा मिलता है अमेरिका से।
इतिहास के पन्नों में ऐसा एक और वाकया मिलता है साल 1968 में, जब अमेरिका की अटलांटिक सिटी में उस दौर का सबसे बड़ा ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस अमेरिका चल रहा था। उस समय एक तरफ रैंप पर मॉडल्स थी तो दूसरी तरफ शो के बाहर खड़ी हुई सैकड़ों महिलाएं थी। ये महिलाएं इस बात पर प्रोटेस्ट कर रही थी कि आखिर एक औरत को सिर्फ उसकी खूबसूरती से क्यों आंका जाता है। मतलब ये कि इन महिलाओं का कहना ये था कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट और इस जैसे तमाम कॉन्टेस्ट महिलाओं को इंसान नहीं बल्कि एक शो पीस के तौर पर दिखाती हैं। और इस विरोध की सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज को लेकर हुई वो था एक डस्टबिन। इसे प्रोटेस्ट कर रही औरतों ने नाम दिया था फ्रीडम ट्रैश कैन का। इस कूड़ेदान के जरिए उन औरतों ने उन तमाम चीजों को खुलेआम खारिज किया जिन्हें समाज ने स्त्रियों के लिए जरूरी बना दिया था। इस ट्रैश कैन में फेंकी गई थी ब्रा, मेकअप की किट, फेक आईलैशेस, हाई हील्स और घरेलू चीजों को जो अच्छे से समझाने वाली गाइड बुक्स मानी जाती थी। ये वो सारी चीजें थी जिन्हें सदियों से महिलाओं पर थोपा जा रहा था। इस पूरे एक्ट का मकसद भी साफ था, ये दिखाना कि एक महिला की पहचान उसके पहनावे, उसके दिखावे या ट्रेडिशनल रोल्स से काफी अलग होता है। ये विरोध एक तरह से उस सोशल फ्रेमवर्क के खिलाफ था जो औरतों को एक खांचे में फिट करने की कोशिश करता है, जिसमें वो सुंदर भी दिखें, घरेलू भी दिखें और सोशल स्टैंडर्ड्स पर खरी भी उतरे। इस प्रोटेस्ट को न्यूयॉर्क रेडिकल विमेन नाम के फेमिनिस्ट ग्रुप ने लीड किया था और इसे द 1968 मिस अमेरिका प्रोटेस्ट के नाम से जाना गया। मीडिया ने भी इस प्रोटेस्ट को काफी जोर शोर से ब्रा बर्निंग प्रोटेस्ट के नाम से कवर किया, लेकिन ये बात अलग है कि इस पूरे प्रोटेस्ट में कहीं पर भी ब्रा नहीं जलाई गई थी, लेकिन उन्होंने कई हद तक ये एक तरीके से सिंबलाइज किया था कि वो उन चीज़ों को जला रही है या उन चीज़ों को या उन सोच को नज़रअंदाज कर रही हैं जिसमें औरतों को सिर्फ एक चीज़ यानी कि वस्तु समझा जाता है। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको 21st सेंचुरी में भी बहुत मिल जाएंगे। साल 2012 में अमेरिका की एक एक्ट्रेस और एक्टिविस्ट लीना एस्को ने एक कैंपेन शुरू किया था जिसका नाम था फ्री द निपल। शुरुआत में ये एक फिल्म का प्रोजेक्ट था, लेकिन जल्दी ही ये एक सोशल मूवमेंट में बदल गया और इसका मकसद था महिलाओं और पुरुषों के बीच टॉपलेस होने को लेकर जो अलग अलग नियम हैं या समाज के डबल स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें उजागर करना और उन्हें खत्म करने की कोशिश करना। दरअसल अमेरिका में एक ऐसा कानून हुआ करता था कि अगर आदमी बिना शर्ट के पब्लिक प्लेस में घूम रहा है तो उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता था, लेकिन महिलाएं अगर ऐसा कर दे तो उन पर इनडिसेंट एक्सपोजर यानी कि अश्लीलता के आरोप में उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। इस आंदोलन के पीछे एक बड़ा कारण था जेंडर इनइक्वालिटी और सवाल ये था कि जब मर्द की छाती को पब्लिक में दिखाना आम है तो औरत की छाती को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह क्यों देखा जाता है। इसके साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स यानी कि सार्वजनिक जगहों पर बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के अधिकार भी इसमें जुड़े थे, क्योंकि कई बार मदर्स को पब्लिक प्लेस में ऐसा करने पर टोक दिया जाता था। 2014 में जब लीना एस्को की फिल्म फ्री द निपल रिलीज हुई तब ये मुद्दा ग्लोबल मीडिया में छा गया था। सोशल मीडिया ने भी इसे एक और मोर्चा दे दिया, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पर विमेन्स टॉपलेस फोटोज भले ही वो आर्ट या एक्टिविज्म के तौर पर लगाई जाती हो वो हटा दी जाती थी। इसके खिलाफ लोग हैशटैग यूज करने लगे, हैशटैग फ्री द निपल, और तस्वीरें और पोस्ट डालने लगे। धीरे धीरे ये मूवमेंट अमेरिका से बाहर फैल गया। आइसलैंड में 2015 में एक हाई स्कूल लड़की की टॉपलेस फोटो को सोशल मीडिया से हटाए जाने के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी टॉपलेस फोटोज को शेयर किया। और बड़ी बात तो ये कि इस प्रोटेस्ट में कई महिला सांसद भी शामिल हुई। ऐसे ही फ्रांस में हुआ, जहां बीचेस पर टॉपलेस सनबाथिंग पहले से आम थी और महिलाओं ने कहा कि सोशल मीडिया के नियम यूरोप की इस खुली सोच के खिलाफ है। ऐसा ही एक वाकया हुआ जर्मनी में। 2022 में ये मुद्दा तब बना जब बर्लिन के स्विमिंग पूल्स ने महिलाओं को टॉपलेस स्विम करने की अनुमति दी, वो भी तब जब एक महिला ने इस मामले में भेदभाव का केस जीत लिया था। इस आंदोलन का असर कई लेवल पर दिखा। कानूनी रूप से कुछ शहरों में विमेन टॉपलेसनेस को अलाउ किया गया, सोशल मीडिया पर न्यूडिटी पॉलिसीज पर बहस तेज हुई और पब्लिक में ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर अवेयरनेस बढ़ी। लेकिन ये पूरी तरह से एक्सेप्टेबल आज भी नहीं हुआ है। कई जगहों पर आज भी महिलाओं के लिए टॉपलेस होना सोशल स्टिग्मा के साथ जोड़ा जाता है। और हाँ, यहाँ ये बात समझनी जरूरी है कि फ्री द निपल सिर्फ कपड़े उतारने का मुद्दा नहीं था, यानी कि औरतें बिना कपड़ों के घूमना नहीं चाहती थी, बल्कि ये सवाल उठाने का उनका एक तरीका था कि क्या हमारे समाज में महिलाओं के शरीर को लेकर जो सोच है वो बराबरी और आजादी के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है।
ये सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि आगे चलकर ऐसे कई सारे मूवमेंट्स दुनिया भर में होते रहे जिसमें महिलाओं ने अपनी बॉडी को लिमिटेशन नहीं बल्कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन की तरह इस्तेमाल किया। जैसे कि साल 2008 में इस बार प्रोटेस्ट का केंद्र बना यूरोप और इसी के साथ एक नए फेमिनिस्ट ग्रुप की शुरुआत हुई जिसका नाम था फीमेन। इसका भी मुद्दा यही था कि लड़कियों को सजने संवरने के झोल में समाज ने फंसाया हुआ है और ये बोझ उन पर इतना बढ़ गया है कि अब वो इससे इतर होकर कभी भी अपने लिए सही अधिकारों की मांग ही नहीं करती। गॉड इज अ वुमन, स्टॉप रेपिंग डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप इज इक्वल टू रेप, इन नारों को लिखकर इन महिलाओं ने टॉपलेस होकर शहर में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। हालांकि फीमेन की लड़ाई बदनाम भी हुई और कई लोगों ने इसको मिसअंडरस्टूड भी किया था। यहाँ एक दिलचस्प बात गौर करने वाली है। अब तक जिन भी मूवमेंट्स की हम बात कर रहे थे उनमें एक समानता थी कि महिलाएं अपने पहनावे, रहने सहने और निजी आज़ादी पर लगी पाबंदियों और मॉरल पुलिसिंग के खिलाफ आवाज उठा रही थी। लेकिन इसके ठीक उलट कुछ ऐसे भी मामले हुए जहां महिलाओं ने बिल्कुल अलग ही दिशा में सवाल खड़े किए। ऐसा ही एक वाक्य है 2014 का न्यूयॉर्क सिटी का। ये कहानी है स्कॉट विलीस की। हॉलीवुड स्टार ब्रोसी और डेमी की ये बेटी की कहानी है। एक दिन उसने देखा कि इंस्टाग्राम पर महिलाओं की निप्पल वाली या न्यूड तस्वीर को पोस्ट करना गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन वहीं अगर उस महिला ने ब्रा पहना हुआ है या ट्रांसपेरेंट कपड़ों में है तो वो नियमों के मुताबिक ठीक है। स्कॉट को ये दोहरा मापदंड खटक गया। उसने इस हाइपोक्रेसी को सामने लाने के लिए 2 फोटोज को सेम टाइम पर पोस्ट किया। एक में वो पूरी तरीके से न्यूड थी और दूसरी में ट्रांसपेरेंट कपड़ों से उसने अपने शरीर के कुछ हिस्सों को ढका हुआ था। नतीजा ये हुआ कि पहली फोटो को सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया गया, वहीं दूसरी फोटो प्लेटफॉर्म पर बनी रही। इसी दोहरेपन को दिखाने के लिए स्कॉट ने एक और स्टेप उठाया था। उसने तय किया कि वह न्यूयॉर्क की सड़कों पर टॉपलेस घूमेगी, क्योंकि यहाँ तो टॉपलेस घूमना पूरी तरीके से लीगल है लेकिन सोशल मीडिया पर बैन। उसने सड़कों पर घूमते हुए अपनी तस्वीरें पोस्ट की, कैप्शन में लिखा लीगल इन न्यूयॉर्क, बैन ऑन इंस्टाग्राम। यहीं से हैशटैग फ्री द निपल मूवमेंट को एक नई लहर मिली। देखते ही देखते हजारों महिलाएं इससे जुड़ती चली गई। किसी ने बताया कि उनका ब्रेस्ट फीडिंग करता हुआ जो फोटो था वो इंस्टाग्राम से हटा दिया गया था। किसी का कैंसर सर्जरी के बाद का फोटो सेंसर कर दिया गया और किसी का फोटो न्यूडिटी के नाम पर रिपोर्ट करते हुए हटा दिया गया। तो इसने कहीं ना कहीं इस सवाल को वापस से उठाया कि समाज और सिस्टम ये कैसे तय कर सकता है कि एक महिला कितने कपड़े पहनकर या कितने कपड़े उतारकर सामाजिक कहलाएगी। अब इतिहास से निकलकर अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल के टाइम में भी कई ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं जहां औरतों ने इंटेंशनली अपनी बॉडी के थ्रू सोसाइटी में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश करी और इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है पेरिस प्रोटेस्ट। इसी साल 8 मार्च को पेरिस की सड़कों पर कुछ अलग ही नजारा था। करीब 40 महिलाएं टॉपलेस होकर उतरी और अपने नंगे सीने पर बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने फासिस्ट एपिडेमिक्स ये लिखा। ये महिलाएं फीमेन ग्रुप से थी, यानी कि वही ग्रुप जो शरीर पर नारे लिखकर दुनिया को तेज और साफ संदेश देने के लिए मशहूर है। लेकिन इस बार उनका मकसद था यूरोप में बढ़ रही फार राइट ताकतों, तानाशाही सोच और औरतों पर हावी होता पितृसत्तात्मक सत्ता के खिलाफ आवाज को उठाना। उन्होंने बिना डर के अपने शरीर पर अलग अलग निशान और मैसेजेस लिखे थे। किसी ने स्वास्तिक बनाया तो किसी ने अमेरिकी झंडा, तो किसी ने रूस और यूरोपियन यूनियन का चिन्ह बनाया। और उनका साफ कहना था कि हम हर तरफ से घिरे हुए हैं लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने खुलकर पुतिन, मस्क और ट्रंप को फासिस्ट कहा और अमेरिका पर आरोप लगाया कि तुम औरतों, क्वीर लोगों और समलैंगिक पहचान को मिटाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा ही एक प्रदर्शन 25 मई को लंदन में भी हुआ। डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर कुछ ट्रांस लोग कपड़े उतारकर अपने शरीर पर नारे लिखकर साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये विरोध करने वाला ग्रुप था स्ट्राइप ग्रुप। इन सबको देखकर एक बात साफ हो जाती है कि दुनिया भर में महिलाएं और जेंडर माइनॉरिटी अब ये ठान चुकी है कि अगर समाज उनके शरीर को ऑब्जेक्टिफाई करेगा तो वो उसी शरीर को अपना हथियार बनाकर उसी समाज को आईना दिखाने का काम करेंगे। तो ये थी कहानी महिलाओं के द्वारा अलग अलग समय पर किए गए ब्रेस्ट प्रोटेस्ट की, जिसके माध्यम से उन्होंने समाज में एक नई क्रांति पैदा करने की कोशिश की ताकि एक नई सोच के साथ समाज को सही दिशा में आगे ले जाया जा सके और विकास को बढ़ाया जा सके। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देखते रहिए खबर गाँव। नमस्कार।